Hello everyone. Today we will start the science of class 9th and we'll start with the chapter 1 only, and the topic is matter in our surroundings. So before going into the deep of this chapter, first of all we should know what matter is. तो matter क्या है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास क्या है, मास है और वो कोई स्पेस घेर रहा है, कोई जगह घेर रहा है, उसका कोई वॉल्यूम है. So we will say it a matter. So anything that has mass and occupies space is known as matter. उसको हम टच भी कर सकते हैं, उसे हम देख भी सकते हैं, like table or chair or anything. Whatever in your surrounding is all matter. If you're sitting in your home, you will see that there's a bed, chair, table, laptop, anything. All these things are having some mass and they are occupying in space. That's why they are matter. Like यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल स्क्रीन पे शो हो रहे हैं. All these have some mass and volume, so they all are matter. So what is not matter? Like your feelings, happiness, pain, light, sound. Like light and sound, they are not having any mass or they are not occupying any space, so they are not matter. Like happiness and pain, आप happiness को छू नहीं सकते, pain को छू नहीं सकते, तो these are not matter. और वो कोई मास भी नहीं है उनके पास और कोई जगह भी नहीं घेर रहे हैं. दैट इज़ वाई दे आर नॉट मैटर. नेक्स्ट अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं अबाउट मैटर, कि व्हाट एक्चुअली मैटर इज़ मेड अप ऑफ, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं. तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आएगा. तो उसमें एनसीईआरटी में एक फ़र्स्ट एक्टिविटी दी हुई है जिसमें हमें एक बीकर लेना है 100 ml का. उसमें हाफ ऑफ द वाटर हमें उसे फिल कर देना है. बीकर को आधा वाटर से फिल करना है. उसका लेवल मार्क कर लो आपने जहाँ तक वाटर फिल किया है. और उसके अंदर सॉल्ट या शुगर डिज़ोल्व कीजिए. उसको रॉड से मिक्स करने के बाद उस वाटर लेवल में देखना है कि इज़ देयर एनी चेंज और नॉट. जैसे कि इसमें डायग्राम में दिखाया हुआ है, ये वाटर है, उसमें उन्होंने सॉल्ट ऐड किया है, फिर उसको स्टेन और उसको बाद मिक्स कर दिया उसको. सो इससे हमें पता चलता है कि जब वो वाटर लेवल क्या हुआ, इंक्रीज़ नहीं हुआ, तो दैट मीन्स कि जो वाटर के पार्टिकल्स थे विद द सॉल्ट पार्टिकल वो आपस में मिक्स हो गए. यानी कि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में कोई स्पेस थी, जगह थी, जो किसने ले ली, अभी सॉल्ट के पार्टिकल्स ने उसकी जगह ले ली. सो दैट स्पेस गेट फिल्ड, ना कि जो लेवल है वो बढ़ा. तो इसका मतलब क्या है, मैटर्स में स्पेस भी है एंड दे आर मेड अप ऑफ पार्टिकल. So these are the two properties we can conclude from this activity, that matters are made up of particles and particle of matters have space between them. Next, particles of matter are continuously moving. ये थर्ड प्रॉपर्टी है, लेकिन इसको हम देखेंगे कैसे. जैसे कि इंसेंस स्टिक होती है, जैसे ये अगरबत्ती होती है, एक कॉर्नर में रखिए बिना लाइट किए हुए, से बिना जलाए हुए लिट किए आप उसको एक कॉर्नर में रखिए. उसके स्मेल के लिए आपको क्या जाना पड़ेगा, उसके पास तक जाना पड़ेगा. लेकिन उसी इंसेंस स्टिक को आप लिट करके जला कर रख दीजिए, दैट विल कम टू यू. स्मेल क्या है, ऑटोमेटिकली आप कितने भी डिस्टेंस पे बैठे हैं, दैट विल कम टू यू. तो इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम, दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग. ठीक है. और जब ये मूवमेंट होता है, ये जो मूवमेंट होता है किसी भी अंदर पार्टिकल के अंदर, जो मूविंग प्रॉपर्टी होती है, हम उसको क्या बोलते हैं, दैट दे आर पोसेसिंग अ काइनेटिक एनर्जी. इसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी. इफ़ समथिंग इज़ कॉन्टिन्यूसली मूविंग, इट मीन्स इट इज़ हैविंग सम काइनेटिक एनर्जी. और इसे जब हमने उसको लाइट नहीं किया, यानी कि अगरबत्ती के पास जब टेम्परेचर नहीं था, तो जो उसका मूवमेंट था वो स्लो था, तो क्योंकि आपके पास स्मेल जो है वो नहीं आ पा रही थी इजीली. लेकिन जब आपने उसको टेम्परेचर दे दिया, यानी कि जला दिया, तो क्या हुआ, जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो बहुत फास्ट हो गया. तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल की, यानी कि मूविंग कैपेसिटी जो है पार्टिकल्स की, वो भी क्या हो जाएगी, फास्टर हो जाएगी. सो विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑल्सो इंक्रीजेस. अभी ये आप इसमें डायग्राम में देखिए कि एक ग्लास ऑफ वाटर है, इसमें मैंने एक इंक ड्रॉप डाला, वो एकदम क्या है, वाटर में जाते ही आप एकदम से मिक्स हो गया. तो एक पार्टिकल
जो है वो दूसरे पार्टिकल के साथ क्या है, इंटरमिक्स हो रहा है, एकदम मिक्स हो जा रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो पार्टिकल ऑफ मैटर क्या है, इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर। तो ये कैसे हो पाता है, क्योंकि इन दोनों के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, स्पेस होती है, तो वो एक दूसरे की स्पेस में क्या है, इंटरमिक्स हो जाते हैं। और इसी इंटरमिक्सिंग को, यानी कि इन पार्टिकल्स के इंटरमिक्सिंग को, जो डिफरेंट टाइप्स के हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। सो इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट कि जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में जो है अट्रैक्शन कैसे है। जैसे आपके एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी हुई है कि 4 ग्रुप्स बनाने हैं, 4 ग्रुप्स ऐसे बनाने हैं और उनके बीच में क्या आपको चेन बनानी है। पहले ग्रुप में क्या होगा कि वो दोनों, वो जो ग्रुप है वो आपस में एक दूसरे के हाथ को कैसे पकड़ेगा, बैक से, कमर के पीछे से ले जाते हुए एकदम लॉक करके हाथों को पकड़ेगा। जो सेकंड ग्रुप है वो सिर्फ हाथों को सिंपली पकड़ लेगा, होल्ड ईच अदर्स हैंड्स ना। और थर्ड वाले ग्रुप में क्या होगा, बस उनको टच करना है, जस्ट या फिंगर ही टच करवानी है, उनकी फिंगर टिप्स को टच करवा दीजिए। ये तीनों ग्रुप हैं। हम तीनों ग्रुप को, अब कुछ बच्चे क्या है, उन ग्रुप्स को तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि जो सिर्फ फिंगर से टच था वो इजीली ब्रेक हो जाता है, जो हैंड पर पकड़ के वो उसके बाद ब्रेक होता है। और सबसे मुश्किल या इट बिकम मोस्टली इम्पॉसिबल टू ब्रेक द चेन, जिन्होंने बैक से पकड़ा हुआ था अपने एक दूसरे के हाथों को। तो इसका मतलब क्या है कि मैटर्स के बीच में जो है अट्रैक्शन होता है, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, पार्टिकल्स पकड़ के रखते हैं, पर डिपेंड करता है कि किस तरीके का जो है वो पार्टिकल है। लाइक अगर सॉलिड सब्सटेंस की हम बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन होता है, तो इसलिए सॉलिड चीज़ों को तोड़ना ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैसियस। उसके बाद लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, और सबसे आसान जो है गैसियस पार्टिकल को तोड़ना रहता है, क्योंकि उनके बीच में सबसे जो कम मॉलिक्यूलर इंट्रैक्शन होता है। अब स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जूनियर लेवल पे हमने पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस क्या होते हैं, हमारे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं। इसमें भी मेनली यही डिस्कस किए गए हैं, और लिटिल अबाउट प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन। तो ये 4th एंड 5th स्टेट ऑफ मैटर है, जिसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, दैट इज़ प्लाज्मा एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब सॉलिड, लिक्विड एंड गैस को हम देखेंगे। सॉलिड में क्या होता है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उनके बीच में बहुत स्ट्रांग होता है, क्योंकि उनके बीच की जो जगह है वो बहुत कम होती है। देखिए सॉलिड और लिक्विड और गैस के डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सॉलिड वाले जो हैं वो आपस में इंटरमोलिकुलर फोर्स, यानी कि उन्होंने फोर्स से एक दूसरे के पास हैं एकदम से, और लिक्विड में थोड़ा सा कम है, पास हैं, और गैस में बिल्कुल ही दूर दूर हो गए हैं। तो जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा सॉलिड में होता है, देन लिक्विड में वीक होता है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैसियस में तो वेरी वीक, इट इज़ वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स। उसके बाद जब इंटरमोलिकुलर फोर्स ही सबसे ज़्यादा होता है तो जो स्पेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि जब फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा हो गया, यानी उन्होंने आपस में अट्रैक्ट कर लिया एक दूसरे को, तो उनके बीच की स्पेस क्या है वो बहुत ही कम हो गई। तो सॉलिड में क्या होता है कि ये जो स्पेस है बहुत ही ज़्यादा कम होती है, लेकिन सॉलिड से कंपेयर करें तो लिक्विड्स में होती है, द स्पेस एग्जिस्ट, इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है, क्योंकि उनका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो वीक होता है। नेक्स्ट इज गैस में जो है वेरी लार्ज, देयर इज़ वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस, क्योंकि उनका जो इंटरमोलिकुलर फेस है, फोर्स है, वो वीक है, इस वजह से उनके बीच की स्पेस ज़्यादा होती है, ठीक है। और सॉलिड में हम पहले जूनियर लेवल पे पढ़ा है कि जिसका डेफिनेट शेप, यानी कि बिल्कुल फिक्स शेप होगा और फिक्स ही वॉल्यूम होगी, जैसे कि डस्टर है या टेबल है, उसका क्या है, फिक्स ही वॉल्यूम है और फिक्स ही शेप है। ऐसा नहीं है कि उसको छोटे रूम में ले जाके रख दोगे तो टेबल छोटा हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज उसका शेप और वॉल्यूम वही रहेगा। तो सॉलिड का क्या होता है, फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम रहता है। लिक्विड का जो है उसका शेप तो फिक्स नहीं रहता, बट वॉल्यूम डेफिनेट रहती है। लाइक अगर आपने एक टब में वाटर लिया हुआ है 1 लीटर
वो वाटर है, अगर आप उसको किसी भी कंटेनर में डाल रहे हो, चाहे आप उसको बकेट में डाल रहे हो चाहे बॉटल में डाल रहे हो, उसका वॉल्यूम वही रहेगा। ऐसा नहीं है कि 1 लीटर का पानी हाफ हो जाएगा या 2 लीटर डबल हो जाएगा, लेकिन उसका शेप बदल जाएगा, क्योंकि वो जिस कंटेनर में जाएगा उसी का वो शेप ले लेता है। बॉटल में जाएगा तो बॉटल का शेप लेगा, और बकेट में जाएगा तो बकेट का शेप लेगा। गैसेस में क्या होता है, ना ही तो कोई शेप फिक्स शेप होता है और ना ही उनका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। लाइक जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो यू सी दैट गैस निकलता हुआ जब हम देखते हैं तो उसमें क्या है, दे इट डू नॉट हैव एनी फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। अब जो सॉलिड हैं उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, ठीक है। लेकिन लिक्विड में एज़ कम्पेयर टू सॉलिड जो डेंसिटी है वो कम होती है, ऐसे ही लो बॉइलिंग पॉइंट होता है और लो ही मेल्टिंग पॉइंट होता है। गैसेस में क्या होता है, डेंसिटी इज़ वेरी लो, उनका जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम होता है गैस का। अब सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, लेकिन आप डस्टर को या टेबल को लेके दबाने बैठ जाओ तो यू कैन नॉट कंप्रेस इट। क्यों? क्योंकि उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इतना ज़्यादा था कि वो आपस में एक दूसरे में एक बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, वहाँ जगह ही नहीं है कि आप उसको कंप्रेस कर सको, दबा सको। लिक्विड क्या है, वो इजीली कंप्रेस हो जाता है क्योंकि देयर आर सम स्पेस बिटवीन देम, और गैसेस में तो बहुत ज़्यादा ही स्पेस हो रही है, तो ये हाईली कंप्रेसिबल, सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैसेस होती है बिकॉज दे हैव द weakest intermolecular force and have the large intermolecular spaces। और सॉलिड के नॉट फ्लो नहीं कर सकता सॉलिड, लिक्विड्स और जो गैस हैं वो फ्लो कर सकते हैं, इसीलिए उनको लिक्विड और गैसेस को फ्लूइड्स बोला जाता है। ये आप डायग्राम की हेल्प से देख सकते हैं कि सॉलिड रिजिड होता है क्योंकि उसके सारे जो रिजिड एकदम फिक्स होता है, क्योंकि उसके जो सारे पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के साथ बंधे होते हैं, और उनका फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम भी इसी वजह से होता है। लिक्विड में क्या होता है, ये बिल्कुल फिक्स नहीं होते हैं, इनका शेप तो फिक्स नहीं होता लेकिन जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहती है। गैस में ना तो फिक्स वॉल्यूम होगा, ना फिक्स शेप होगा, और ना ही वो रिजिड होंगे क्योंकि इनके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं। अब हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे कि व्हाट इज़ प्लाज्मा। प्लाज्मा वो स्टेट है मैटर का जिसमें क्या है, सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल हैं। ये गैसेस फॉर्म में, अभी कोई आयनाइज्ड गैस है उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा उसको इलेक्ट्रिक चार्ज दे दिया है, सुपर एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दिया है, तो जो गैस है अंदर सब्सटेंस की वो क्या करती है, ग्लो होना शुरू हो जाती है। तो इसी स्टेट को हम क्या बोल जाते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है कि जो आयनाइज्ड गैस है उसको अगर हमने हाई इलेक्ट्रिकल चार्ज दिया है तो उस गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू कर देते हैं, और जो गैस है वो ग्लो करना स्टार्ट कर देती है, तो हम उसको प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल। एक्साइटेड कब होंगे पार्टिकल, जब उसको हाई एनर्जी मिलेगी तो इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड एंड दे स्टार्ट मूविंग, ठीक है। तो दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैस। द फ्लोरेसेंट, जैसे कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती हैं और जो वो बल्ब होते हैं, कलर्ड नियॉन साइन बल्ब होते हैं, इसके अंदर क्या होता है कि जब उसको हम प्रोवाइड कराते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस होती है, उसको जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो चार्ज होना शुरू हो जाती है, और जो एनर्जी है वो फ्लो होना शुरू होगी। जो चार्जिंग अप है वो प्लाज्मा को ग्लो करता है, वो ग्लो होने की वजह से वो हमें कलर्ड दिखाई देती है। और जो ग्लो इन है या कलर है वो किस पे डिपेंड करता है कि जो उसकी नेचर है, गैस कैसी है, कौन सी गैस आपने उसके अंदर है, वो डिपेंड करता है कि उसका कलर कैसा होगा। सन भी क्या है, एक एग्जांपल है प्लाज्मा स्टेट का। नेक्स्ट इज बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट वाला जो है, वो जो 1920 में एक सत्येंद्र नाथ बोस थे और जो अल्बर्ट आइंस्टाइन था, उन्होंने दोनों ने मिलके इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इसीलिए इसको बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि गैस को बहुत ज़्यादा कूल किया जाता है, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पे, बिल्कुल उसका लो डेंसिटी करके उसको बिल्कुल लो टेम्परेचर पे रख के जो गैस को कूल किया जाता है उसको हम बोलते हैं बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 2001। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन है,
ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक स्टेट ऑफ मैटर का दूसरे स्टेट ऑफ मैटर में जाना। लाइक सॉलिड है आइस, वो मेल्ट होने के बाद क्या जाएगा लिक्विड में। सो सॉलिड का लिक्विड में बदलना इज़ नोन एज मेल्टिंग। अब यही सॉलिड का लिक्विड यानी कि सॉलिड यानी आइस क्या बन गया, वाटर बन गया। तो आइस मेल्ट हुआ तब वो वाटर बना। तो सॉलिड किस में, लिक्विड में चेंज हो गया। तो कन्वर्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज नोन एज मेल्टिंग। अब इसी लिक्विड को यानी इसी वाटर को वापस से हम अगर आइस बनाएंगे यानी कि सॉलिड बनाएंगे लिक्विड को, तो इट विल बी फ्रीजिंग। तो इसको फ्रीज करके ही तो हम आइस बना सकते हैं। तो कन्वर्शन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड इज़ नोन एज फ्रीजिंग। अब ये लिक्विड जब गैस में चेंज होती है यानी कि उस वाटर को हमें वेपर्स में चेंज करना है, तो हम उसे क्या करते हैं, सिंपल वेपराइज करते हैं। सो वेपराइजेशन, चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैस फॉर्म इज़ नोन एज वेपराइजेशन। अब इस गैस को वापस हमें लिक्विड फॉर्म में लेना है, यानी कि अगर आप वाटर को वेपराइज कर रहे हैं उसके ऊपर अगर प्लेट रख देंगे, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि प्लेट पर क्या है, पीछे की साइड लिक्विड पानी जो है प्लेट पे दिखेगा। तो दैट इज़ कंडेंसेशन। क्या हुआ, क्योंकि गैस को आपने क्या किया, कंप्रेस किया, कंडेंसेट किया, तो इसीलिए वो क्या हो गया, लिक्विड में चेंज हो गया। सो प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज़ नोन एज कंडेंसेशन। बट क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे सॉलिड डायरेक्ट लिक्विड में ना जाके गैस में चेंज हो जाए और गैस लिक्विड में ना जाके डायरेक्ट सॉलिड में चेंज हो जाए? येस देयर इज़। जैसे कि कपूर, जो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं जो हम कपड़ों में डालते हैं स्टोर करके गोल गोल, तो उनको अगर आप देखेंगे तो वो थोड़े दिन बाद क्या हो जाती है, गायब हो जाती हैं। वो कैसे होता है कि वो जो सॉलिड स्टेट है वो डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, गैसियस स्टेट में चेंज हो गया। इट जस्ट वेपराइज्ड। तो सॉलिड क्या हो गया, डायरेक्ट गैस में जब चेंज होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। सो फॉर changing of solid state into gaseous state directly into gaseous state without going through the liquid state is known as sublimation, and changing of the gaseous state into solid state is known as deposition. Next, अब वेरियस टेम्परेचर स्केल्स क्या क्या होते हैं, ये हमने पहले भी काफ़ी बार पढ़ चुका है। दैट केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ये 3 स्केल्स हम मेनली पढ़ते हैं और ऑफ टेम्परेचर। बट इस चैप्टर में हमने इनका कन्वर्शन पढ़ना है। लाइक अगर केल्विन में दिया हुआ है एंड यू हैव टू चेंज इनटू सेल्सियस, तो व्हाट यू विल डू, एंड इफ इट इज़ गिवन इन सेल्सियस एंड यू हैव टू चेंज इट इनटू फ़ारेनहाइट, देन व्हाट यू विल डू। सो लेट्स गो थ्रू इट। फर्स्ट, कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। अब केल्विन में अगर आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और आपको उसमें सेल्सियस में बदलना है, सॉरी दिस हेडिंग इज रिवर्स्ड एक्चुअली, हेयर इट शुड बी लाइक कन्वर्ट सेल्सियस इनटू केल्विन। यहाँ पे हमें क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, ना कि केल्विन को सेल्सियस में। तो जब सेल्सियस में दिया हुआ है और केल्विन में बदलना है, ये हेडिंग थोड़ा गलत हो गया है, उल्टा हो गया है, जस्ट करेक्ट इट। सेल्सियस को हमें अगर केल्विन में बदलना है तो क्या करना होगा, जो डिग्री सेल्सियस हमें टेम्परेचर दिया हुआ है उसको हमने क्या करना है, उसमें 273 को ऐड कर देना है। तो सिंपली जो आपको आंसर मिलेगा वो केल्विन में मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, इसमें क्या करना है, कन्वर्ट 100 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। इसमें बोला है कि जो 100 डिग्री सेल्सियस है उसको केल्विन में चेंज करो। इफ़ यू रिमेंबर 100 डिग्री सेल्सियस इज़ व्हाट, प्लीज़ कमेंट इफ़ यू नो दैट। किसका बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस, वो बताना है। तो 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, उसको केल्विन में बदलना है। तो सेल्सियस प्लस 273 करना है, ये फॉर्मूला है। सेल्सियस कितना दिया हुआ है, 100 प्लस 273, यू विल गेट 373 केल्विन। सो ये केल्विन में उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया जिसका मैंने आपसे पूछा है। तो जब भी आपको क्या करना है, सेल्सियस को केल्विन में बदलना है, जस्ट हैव टू ऐड 273 टू इट। नेक्स्ट, कन्वर्ट, यहाँ पर जो हेडिंग्स हैं वो थोड़ी उल्टी हो गई हैं। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, टू कन्वर्ट केल्विन इनटू सेल्सियस। अब केल्विन में दिया हुआ है एंड यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्सियस, तो उल्टा कर देना है बस। यू हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम केल्विन माइनस 273। 273 जो है आपको केल्विन में से माइनस कर देना है। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है, कन्वर्ट 373 केल्विन इनटू सेल्सियस। अब 373 केल्विन को मैं सेल्सियस में कैसे बदलूँगी, फॉर्मूला क्या है कि केल्विन को
केल्विन में से 273 माइनस करना है। केल्विन टेम्परेचर दिया हुआ है 373 माइनस 273, वी विल गेट 100 डिग्री सेल्सियस। अब अगर सेल्सियस में दिया हुआ है एंड यू हैव टू चेंज इट टू फ़ारेनहाइट, तो क्या करेंगे, 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32, यानी कि 9/5 को किससे मल्टीप्लाई दिया करना है, जो डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है उससे, एंड ऐड 32 टू इट। सो एग्जाम्पल देखिए, अब मुझे 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है, तो मैं क्या करूँगी, 9/5 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 100 मेरा क्वेश्चन है, प्लस 32, तो यू विल गेट 5 से 100 को कट करोगे तो यू विल गेट 20, and 20 is 180, and 180 plus 32 you will get 212, you need 212 degree Fahrenheit you will get. Hope you understand conversion of scales. Ab when a solid melts its temperature remains the same, so where does the heat energy go? Like अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो हमें पता है कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, मैंने ही बता दिया दैट वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। तो जब वाटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाता है उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या है, बढ़ता नहीं है, लेकिन इट स्टार्ट वेपराइजिंग, तो वो अपना जो है वेपर्स में चेंज होने लगता है, बट एनर्जी तो उसे फिर भी मिल रही है, इट इज़ गेटिंग एनर्जी, यानी कि आपने गैस ब्लो किया हुआ है, वहाँ से हीट निकल रही है, वो एनर्जी तो मिल रही है उसको। अगर उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो वो एनर्जी जा कहाँ रही है। अब ये जो एनर्जी है इसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट, यानी कि लेटेंट हीट बोलते हैं इसको। लेकिन ये जो लेटेंट है इसका मतलब क्या होता है, लेटेंट मतलब हिडन, क्योंकि आपने देखा कि एनर्जी तो उसे मिल रही है, 100 डिग्री सेल्सियस होने के बाद भी एनर्जी उसको मिल रही है गैस स्टोव से, लेकिन वो उसका जो टेम्परेचर है वो थर्मामीटर में दिखाई नहीं रहा है, यानी कि वो हिडन है कहीं, एनर्जी वो कहीं और लग रही है, बट इट इज़ हिडन, क्योंकि वो टेम्परेचर उसमें थर्मोमीटर में दिखाई नहीं रहा कि उसको उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होके रह गया है, एंड दैट एनर्जी इज़ गोइंग समवेयर। सो उसको हमने क्या बोला, लेटेंट हीट। तो इसको पढ़ेंगे, ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट सप्लाइड टू सब्सटेंस डू नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर बिकॉज इट इज़ यूज टू ब्रेक द इंटरमोलिकुलर फोर्स दैट इज़ एसेंशियल फॉर इट, यानी कि वो जो एनर्जी उसको मिल रही है अब वो क्या कहाँ जा रही है, वो उसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं उनको तोड़ने में लग रही है, क्योंकि एक स्टेट को उसको दूसरे स्टेट में चेंज करना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो जो लिक्विड है सपोज वाटर है उसको क्या वो वेपर में चेंज हो रही है, तो वो अपनी एनर्जी कहाँ पे लगा रहा है, स्टेट को ट्रांसफॉर्म करने में लगा रहा है। अब उसका टेम्परेचर में नहीं लगा रहा, वो टेम्परेचर बढ़ाने में, वो एनर्जी कहाँ जा रही है, जो स्टेट है उसको चेंज करने में, यानी कि सॉलिड को लिक्विड ट्रांसफॉर्मेशन में अपना एनर्जी को लगा रही है, अपने फोर्स को तोड़ रहा है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को, ताकि जो है वो लिक्विड से क्या बन जाए, गैस बन जाए। तो स्टेट चेंज करने में वो एनर्जी लग रही है और थर्मामीटर में वो रीड ही नहीं हो पा रही है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ हिडन, और इसीलिए इसको लेटेंट और हिडन हीट भी बोलते हैं। लाइक अब दो कंसेप्ट आते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा, जब 1 kg गिवन सॉलिड को हम लिक्विड में, यानी कि सॉलिड स्टेट को जब हम लिक्विड स्टेट में बदलने में एनर्जी को लगाएंगे, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज़ व्हाट, जब 1 kg लिक्विड को हम किस में चेंज करने में लगाएंगे, गैस चेंज करने में एनर्जी लगाएंगे, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट ये डायग्राम से आप देख सकते हैं कि जब सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो दैट इज़ वाई वो सिर्फ सॉलिड क्या है, लिक्विड में चेंज हुआ, दैट इज़ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और जब ये लिक्विड जो है वो गैस बनेगा, वेपराइज होगा, तो इसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इस टाइम पे क्या होगा, टेम्परेचर सेम ही रहेगा। अब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझते हैं। मेल्टिंग इज़ व्हाट, सॉलिड को लिक्विड में बदलना इज़ मेल्टिंग, एंड बॉइलिंग इज़ व्हाट, लिक्विड को गैस में बदलना। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ऐसा टेम्परेचर जिस पर क्या होगा, जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, लिक्विड में। जिस टाइम पर, जिस टेम्परेचर पर सॉलिड
जो है वेपराइज होना यानी कि लिक्विड में बदलना शुरू हो जाता है सॉलिड, उसको हम बोलेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट बोला जाएगा। जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अगर आइस का जहाँ पर है वहाँ का टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस हो गया, इट स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड, वाटर में चेंज होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। तो ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर सॉलिड विल स्टार्ट चेंजिंग इनटू लिक्विड इज़ नोन एज मेल्टिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर लिक्विड क्या है, स्टार्ट बॉइलिंग इनटू गैस में बदलना शुरू हो जाए, तो दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि बॉइलिंग ऑफ पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर को जैसे 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मिलता है, इट स्टार्ट बॉइलिंग इनटू वेपर। अब बॉइलिंग और इवेपोरेशन में डिफरेंस क्या है। बॉइलिंग क्या, एक फिक्स पॉइंट होता है कि इतना टेम्परेचर होगा तो ही बॉइलिंग होगा, लेकिन इवेपोरेशन का ऐसा कोई फिक्स टेम्परेचर नहीं होता है। इवेपोरेशन कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर, और बॉइलिंग के अंदर सारे ही पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन इवेपोरेशन के अंदर सिर्फ जो सरफेस जो पार्टिकल्स होते हैं वो ही इन्वॉल्व होते हैं। जो सरफेस पे पार्टिकल हैं, ओनली दैट विल बी इन्वॉल्व। और जो बॉइलिंग है वो बहुत ज़्यादा विग्रस प्रोसेस होता है, लेकिन इवेपोरेशन क्या है, ग्रेजुअली, इट्स अ स्लो प्रोसेस। अब जो इवेपोरेशन है वो क्या करता है, इट कॉजेज कूलिंग। जैसे कि हमें स्वेट, पसीना आता है, जब पसीना आता है तो अगर हवा लगती है तो, या जब वो पसीना सूखता है यानी कि इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, तो वी फील कूल, तो हमें ठंडा फील होता है। तो इवेपोरेशन क्या है, कूलिंग प्रोड्यूस करता है। तो इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग होती है। अब ऐसे फैक्टर्स क्या हैं जो इवेपोरेशन को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। पहली चीज़ है टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतना ही ज़्यादा इवेपोरेशन होगा। लाइक आपने एक कंटेनर में पानी रख दिया, जब बिल्कुल रेनी हो, सन ना निकला हो उस टाइम पे पूरे दिन, और एक दिन आपने जब सनी डे हुआ उस दिन कंटेनर रखा, तो आप देखेंगे कि जो वाटर इवेपोरेशन रेट है वो कब ज़्यादा है, जब सनी डे ज़्यादा है, यानी कि टेम्परेचर उसको मिल रहा है। सो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, रेट ऑफ इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीजेज। सेकेंड थिंग इज द स्पीड ऑफ द विंड। अब विंड का स्पीड जितना होगा, जैसे कपड़े हैं हमने मान लो सुखाए हैं, जिस दिन हवा नहीं चल रही उस दिन इट टेक्स टाइम टू ड्राई देम अप, लेकिन जब हवा चलती है इट गेट फास्टली ड्राइड ना, तो वो सूख जाते हैं जल्दी से। तो अगर विंड ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, सरफेस एरिया। आप दो कपड़े लो, उनको गीला करके आप एक को तो बिना फैलाए रख दो और एक को बिल्कुल स्प्रेड करके अच्छे से, उसका जो मतलब पूरा एरिया जो है दिखना चाहिए कपड़े का, वैसे रख दो। तो देखेंगे कि जो आपने श्रिंक करके कपड़े रखे हुए हैं, सिकुड़ के रखे थे जो कपड़े वायर पे, वो एज इट इज़ हैं या थोड़े बहुत सूख गए हैं, लेकिन जो आपने फैला कर रखे हैं इट गेट ड्राइड अप फास्टर। क्यों? क्योंकि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा था। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन होगा। नेक्स्ट इज़ ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी में क्या है कि जो ह्यूमिडिटी यानी कि द कंटेंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन द एयर, मॉइस्चर, यानी कि जितना भी पानी में हवा में पानी मिक्स है, यानी कि नमी है, अगर ज़्यादा नमी होगी तो उस दिन क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज यानी कि कम हो जाएगा। क्यों? उमस वाले टाइम में जब हम देखते कि वी गेट सो इरिटेटेड, क्योंकि जो हमारा पसीना है वो भी नहीं सूखता है, क्योंकि ऑलरेडी एयर के पास उतना वाटर है, सो वहाँ पे इवेपोरेशन कम होना शुरू हो जाती है और वो वाटर को इवेपोरेट नहीं करती है। ऐसे ही विद दी क्लोथ्स, अगर हम उमस वाले टाइम पे देखें तो कपड़ों को सूखने में ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि वाटर के पास ऑलरेडी एयर के पास इतना वाटर है, ऑलरेडी से है, इसीलिए वो ज़्यादा इवेपोरेशन नहीं हो पाता है। सो एज द ह्यूमिडिटी इंक्रीजेज, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज। उसके बाद है वाई ड्रॉपलेट्स ऑन कोल्ड ग्लास ऑफ वाटर। अगर हम फ्रिज में से ठंडी बॉटल या ग्लास का ठंडा पानी बाहर रखते हैं तो आप उसके आउटर सरफेस पे देखते हैं कि ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स आ जाती हैं। वो क्यों आती हैं? वो इसलिए आती हैं कि जो वार्म एयर है, यानी कि जो वार्म मॉइस्ट एयर है बाहर सराउंडिंग में, ग्लास के चारों तरफ जो गर्म हवा है
वो ठंडे ग्लास के सरफेस से टकराती है। और अभी हमने पढ़ा था कि जब भी हम गैस को ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे या कंडेंसेट करेंगे, तो वो जो गैस है वो किस में बदल जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। तो ऐसा ही होता है, वो जो बाहर सरफेस पे छोटी छोटी बूंद आ गई हैं पानी की ग्लास के ऊपर या बॉटल के ऊपर, वो क्यों आई, क्योंकि जो चारों तरफ की गर्म हवा है वो ठंडे सरफेस से टकराई और वहाँ पर वो गैस ठंडी होकर क्या बन गई, लिक्विड में, यानी कि पानी में बदल गई। इसीलिए वो टीनी ड्रॉपलेट्स हमें दिखाई देती है। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। नेक्स्ट, हम समर्स में जो है कॉटन क्लोथ्स ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि क्या होता है, हमें सजेस्ट किया जाता है दैट यू शुड वियर कॉटन क्लोथ्स या लाइट कलर के क्लोथ्स पहनो समर में, क्योंकि समर्स में हम लोगों को पसीना ज़्यादा आता है और कॉटन जो है वो एक गुड एब्जॉर्बर होता है वाटर का। वाटर को इजीली क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और हमारे जो बॉडी में से जितना भी पसीना, इसीलिए वो क्या करता है, इजीली जो है एब्जॉर्ब करता है और बाहर की सराउंडिंग में एक्सपोज कर देता है और एटमॉस्फेयर में क्या हो जाता है, जल्दी से इवापोरेशन हो जाता है। और जितना ज़्यादा फास्टर इवापोरेशन होता है उतना ही हमें कूल फील होता है, कंफर्टेबल फील होता है। सो दैट इज़ वाई वी वियर कॉटन क्लोथ्स। क्यों, क्योंकि कॉटन इज़ अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर and it absorbs all the sweat from our body and exposes it to the atmosphere, and in the atmosphere it gets evaporated and hence we feel cool. अब एक और कंसेप्ट इसमें पूछा गया कि दैट अर्दन पॉट कूल्स वाटर इनसाइड। जो ये मिट्टी के घड़े होते हैं, इसमें बोलते हैं कि पानी रखो इसमें ठंडा होता है। क्यों होता है सर, स्टील के उसमें रखने से क्यों नहीं होता ठंडा, क्योंकि जो स्टील का पॉट है और जो मड का पॉट है, मड के पॉट में क्या होगा, मिट्टी के उसमें पोर्स होते हैं छोटे छोटे, यानी कि होल्स होते हैं। तो होल्स की वजह से क्या होता है, इवापोरेशन होता है और इवापोरेशन हमने पढ़ा कि कूलिंग प्रोसेस देता है। तो इट गेट्स कूल, तो वाटर क्या है, ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ द होल्स, और होल्स की वजह से क्या हो रहा है, इवापोरेशन होता है। तो इवापोरेशन होने की वजह से जो पानी है इनसाइड द पॉट इट गेट्स कूल। और ऐसा बाकी पॉट्स में नहीं होता बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी होल्स। अब छेद नहीं होंगे वो छोटे छोटे, तो इवापोरेशन का प्रोसेस नहीं होगा और इवापोरेशन नहीं होगा तो कूलिंग नहीं होगी। दैट्स वाई वी कीप दैट water in mud pot. So that's all in this chapter. I hope you got understood. If any problem is there, then you can comment. Please like, share and subscribe. Thank you.